नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? सही कंटेंट चाहिए। तो सही कंटेंट के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, शशि आईएएस एकेडमी के चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारे द्वारा बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो सारी चीजें आप देखते चलिए। अगर कोई भी डाउट्स आपके होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत सरकार की योजनाओं के बारे में, ठीक है, जो कि हम समझने वाले हैं। और हमारे देश में जानते ही आप कि सबसे खास बात यह है कि हमारी जितनी भी सरकारें बनती हैं वे बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं लेकर आती हैं, लेकिन उसे कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाती हैं और कभी भी धरातल पर नहीं उतार पाती हैं। ठीक है, लेकिन आज का विषय ये नहीं है कि धरातल पर उतरी है वो योजना या नहीं उतरी है। आज का विषय सिर्फ इतना ही है कि आज हम ये जानेंगे कि कौन सी योजना है, कब उसकी शुरुआत की गई थी और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आइए चीजों को समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आपके एग्जाम में अगर योजनाएं परियोजनाएं से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी प्रश्नों का आराम से जवाब दे सकें। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करते हैं तो कहा गया था हर व्यक्ति को खाता खुलवाना चाहिए बैंक में। और प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि एक तरह से सबको बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि अब अगर हम खाता खुलवाएंगे तो प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, हमारे खाते में पैसा डाल देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा शायद ही नहीं हुआ। ठीक है, और वैसे मोदी जी ने इस बात को नहीं कहा था। वैसे तो अगर आप देखें तो मोदी जी ने ये बात नहीं कहा था कि हम सबके खाते में पैसा डालेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था बैंकिंग सिस्टम से सब लोग जुड़िए। चलिए बात करते हैं इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। तो इसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। दोस्तों, ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य था सभी नागरिकों के बैंक का खाता खुलवाना, मतलब हर नागरिक को एक तरह से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। कहीं ना कहीं इसका मुख्य उद्देश्य था जन धन योजना का, जिसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। डेट याद रखिएगा, जरूर भूलिएगा नहीं। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेक इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत में निवेश को बढ़ावा देना। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों भारत में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, मेक इन इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में निवेश को बढ़ावा देना। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले योजना के बारे में। तो अगली योजना कहती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की बात कर लेते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की बात करते हैं, योजना की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्या करना? स्किल डेवलपमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और कौन सी योजना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करते हैं तो जिसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को। दोस्तों भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगली योजना के बारे में, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर, जब गांधी जी की जयंती आती है तभी इसकी शुरुआत, जब गांधी जी की जयंती होती है तभी मनाया जाता है स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को। और इसकी शुरुआत उसी समय हुई थी जब प्रधानमंत्री पहली बार एक तरह से नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब। तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों भारत को गंदगी मुक्त बनाना, मतलब भारत से एक तरह से कहीं ना कहीं गंदगी को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगली योजना के बारे में। तो अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की गई थी 20 नवंबर 2014 को। तो इसकी शुरुआत की गई थी 20 नवंबर 2014 को दोस्तों। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है कि ग्रामीण किसानों के खेतों में बिजली पहुंचाना।
तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, जिसे ज्योति योजना कहा गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहा है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि ग्रामीण किसान, जो गांव में रहने वाले किसान हैं, उनके खेतों में बिजली की पहुंच उपलब्ध कराना कहीं ना कहीं इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है दोस्तों। और जिसकी शुरुआत 20 नवंबर 2014 को की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 20 नवंबर 2014 को की गई थी। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं अगले योजना के बारे में। तो अगली योजना कौन सी है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करते हैं। तो सांसद आदर्श योजना की बात करते हैं, ग्राम योजना की बात करते हैं, तो जिसकी शुरुआत की गई थी 11 दिसंबर जो 2014 को दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की गई थी 11 दिसंबर 2014 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना था। तो हर एक सांसद को कहा गया था एक गांव को मतलब जो विलेज होता है उसे गोद लेना है, और जैसा कि बात करते हैं उससे उसमें मतलब वहां डेवलपमेंट करना अच्छे तरीके से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस गांव को एक तरह से गोद लिया था? तो जो पहले से डेवलप्ड थे, जैसे जयपुर की बात करते हैं तो पहले से ही डेवलप्ड थे, कहीं ना कहीं बनारस की बात करते हैं पहले से डेवलप है, तो इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया था? एक तरह से अगर आप देखें तो इसको मोदी जी ने क्या किया था? गोद ले लिया था कि यहाँ पर हम अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे। अब यहाँ के लोगों से आप पूछिएगा फोन करके, अगर आपका कोई जानने वाला हो तो बताएगा कितनी बेहतर सुविधाएं दी गई हैं, दी भी गई हैं या केवल गोद लिया गया है बस। ठीक है, ये आप बताइएगा। वैसे मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको उजागर करना जरूरी होता है। देखिए, सरकार जो भी होती है, अगर उनकी कमियों को उजागर आप नहीं करेंगे तो कभी भी देश में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बहुत सारे छात्र या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस सरकार की बुराई की जा रही है। भैया, हर समय में जो भी सरकारें रही हैं उनकी कमियों को उजागर करने के लिए लोगों ने हमेशा आलोचनाएं की हैं। आज की भी जो सरकार है इसकी भी आलोचना बनती है, क्योंकि इसने भी इतना अच्छा काम नहीं कर दिया है कि स्वर्ण काल आ गया है। कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां रही हैं, जिसकी वजह से इनकी भी कमियों को उजागर करना चाहिए। अब 2024 में आने वाला है इलेक्शन। अब आप एक तरह से निर्धारित करिए कि किसे आपको बनाना है, ठीक है, प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ ये निर्धारित करिए कि आपका क्षेत्र का सांसद कौन होगा। आपको किस आधार पर चुनना है? अगर आपको इस आधार पर चुनना है कि ये मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरे एक तरह समुदाय का है, इस आधार पर आप ऐसे लोगों को जिताना चाहते हैं जो एक तरह से बेकार के लोग हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें आप जिताना चाहते हैं, या आप ऐसे लोगों को चुनकर भेजना चाहते हैं जो आपकी आवाज को उठा सके। आप जानते हैं कि बहुत सारे तो ऐसे सांसद विधायक हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि क्या बोलना है संसद में, और वे किस लिए जीते थे। बहुत सारे तो ऐसे हैं, और केवल वे हल्ला गुल्ली करने जाते हैं बस। आपने देखा भी होगा वे क्या करते हैं, पीछे से चिल्लाते हैं ओए बोलना मत, ओए बोलना मत, और ताली बजाते हैं, इधर उधर के बस सारे काम करते हैं, और कभी वे आपके क्षेत्र की समस्या को संसद में नहीं प्रस्तुत किए होंगे। ये बातें आप देख लीजिए, और आप अपने ही सांसद को देख लीजिए जहां आप रहते होंगे, अपने सांसद को देख लीजिए, उसने कितने प्रश्न किए हैं संसद में, कितने प्रश्न आपके प्रति उठाए हैं और उसके जवाब कितने मिले हैं, और उसको कितना इंप्लीमेंटेशन उन्होंने करवाया है, ये आप देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। मेरा मानना है, अगर आप चाहते हैं कि देश में डेवलपमेंट हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सही लोगों को चुनकर भेजना पड़ेगा, सही लोगों को चुनकर भेजना भी पड़ेगा, और ये नहीं, चुनने के बाद आपको भूलना नहीं है, उनसे हर एक काम करवाना। अब हमारे देश में तभी बदलाव आएगा जब क्या होगा, जिनको हम चुनकर भेजेंगे, चुनने के बाद उन्हें हमें भूलना नहीं है, बल्कि उनसे काम करवाना है। अगर हम काम करवाएंगे तभी हमारा देश तेजी के साथ एक तरह से विकास करेगा, अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा हमेशा चलता रहेगा, और भविष्य में भी ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ष देश में बदलाव हो, रोजगार को लेकर सारी चीजें सिस्टमेटिक हो, तो आप देखिए कि आपके क्षेत्र का सांसद कौन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी वालों को जीतिए दीजिए, मैं नहीं कहूंगा कांग्रेस दीजिए, जो भी आपके क्षेत्र का सांसद हो, जो नया इस वर्ष खड़ा हो, उसमें देखिए कि क्या काबिलियत है, और जो पुराना है उसने क्या किया है, उसकी क्या काबिलियत है, सारी चीजें समझकर फिर उसके बाद आप वोट दीजिएगा, अन्यथा मत देने जाइए मेरे हिसाब से तो। या देने भी जाइए तो एक और बटन होती है, उसको आप क्लिक करके आइए, नोटा वाली, ताकि सरकार को ये पता चल सके और हमारे चुनाव आयोग को ये पता चल सके कि कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी वोटिंग प्रक्रिया से खुश नहीं है, ताकि वे लोग क्या कर सके, इसमें सुधार ला सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सब यहीं पर सारी चीजें बता दे रहे हैं सर।
तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 11 दिसंबर 2014 को, और इसमें यही कहा गया था कि हर एक सांसद क्या करेगा, एक गांव को एक तरह से गोद लेगा और वहां पर वो डेवलपमेंट करेगा। अब आप पूछिए अपने सांसद से कि उसने कौन से गांव को गोद लिया था, एडॉप्ट किया था, और कितना उसमें विकास उसने किया है। ठीक है, उन्होंने विकास कितना किया है, एक बार आप पूछिए। आपका तो प्रश्न बनता है और हमारा भी प्रश्न बनता है। मैं तो अपने सांसद को बता सकता हूं, मेरा सांसद तभी आता है जब वोटिंग की प्रक्रिया, मतलब जब चुनाव आता है तब आता है, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तब एक बार आता है कि और सब ठीक ठाक चल रहा है ना, बस 2 बार आता है। वो बेचारा क्या कर सकते हैं, उसके पास भी टाइम नहीं रहता है, वो हमारे लिए इतना समय क्यों दे। और आज तक तो मैंने नहीं देखा कि हमारा सांसद कभी एक तरह से संसद में जाकर कोई प्रश्न किया होगा। मैंने तो उसे ये भी नहीं देखा वो संसद में जाता भी है या नहीं जाता। अगर जाता भी होगा तो केवल हल्ला गुल्ली करने जाता होगा बस, और कोई काम नहीं करने जाता। ठीक है, अब लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस बार हमने सोचा है कि सही लोगों को मैं वोट दूंगा, भले ही मेरा वोट खराब जाए, भले ही कोई भी जीते, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस बार मैं ये लहर को नहीं दूंगा। लहर का मतलब ये है कि कोई ये कहे कि राहुल गांधी जी जीत रहे हैं इसलिए मैं अपना वोट नहीं खराब करूंगा तो राहुल गांधी जी को दे दूंगा, नहीं। मोदी जी जीत रहे हैं तो मैं मोदी जी को दे दूंगा, या केजरीवाल जीत रहे हैं तो उनको दे दूंगा, नहीं। हमारे क्षेत्र का सांसद कौन है और उसकी क्या एजिबिलिटी है, वो चाहता क्या है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो किस तरह से डेवलपमेंट करेगा, उसके मैनिफेस्टो क्या है, सारी चीजें देखने के बाद, उस व्यक्ति के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही मैं वोट दूंगा। अन्यथा मैं जाकर नोटा वाले पर प्रेस करके आऊंगा, ताकि हमारे देश की सरकार और हमारे देश के जो चुनाव आयोग है उसे ये पता चल सके कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इस प्रक्रिया से, यानी कि इस प्रोसेस से खुश नहीं है, ताकि वे चीजों में सुधार ला सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अगली योजना है इंद्रधनुष योजना की बात करते हैं। इंद्रधनुष योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को दोस्तों। तो इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि 2 साल के बच्चों और बच्चे जो होते हैं उनका टीकाकरण करना, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका टीकाकरण, इसका मुख्य उद्देश्य था। इंद्रधनुष योजना का नेम ध्यान रखिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों अगली योजना के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, वैसे ये सरकार की सफल योजना मानी जाती है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी हरियाणा से हुई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई थी दोस्तों 25 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई थी इसकी। और इसका उद्देश्य क्या रहा है, इसका उद्देश्य रहा है दोस्तों बेटियों की शिक्षा के लिए प्रेरित करना, बेटियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना, यानी कि एजुकेशन के लिए उन्हें मोटिवेट करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। ये बात ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। अगली योजना कौन सी है, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 25 जनवरी 2015 को। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 25 जनवरी 2015 को दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बेटियों के लिए बचत योजना। तो बेटियों के लिए बचत योजना मतलब लाया गया था कि बेटियों के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी धनराशि जमा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में जब उन्हें पढ़ने की बात आए तो उन्हें पढ़ने के लिए अलग से पैसे की जरूरत ना हो, मतलब उसके लिए ढूंढना ना पड़े माता पिता को। वे लोग क्या करें, उस समय उस पैसे को निकालकर उनके पढ़ाई में एक तरह से लगा दें, और भविष्य में जब उनकी शादियां वगैरह हो तो उस पैसों को निकालकर क्या करें, उनकी शादियों में लगा दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब इस योजना में ये कहा गया था कि स्टार्टिंग से जब बेटियों का जन्म हो तभी क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बचत उनके लिए करना शुरू कर देना चाहिए। वैसे ये सरकार की योजना अच्छी रही है, लेकिन अब कितना सफल हुई है इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर आपका मन करता है तो एक बार आप पढ़िएगा सुकन्या समृद्धि योजना की। सरकार ने इस योजना की शुरुआत तो किया था, जो कि बहुत ही अच्छी योजना है। ठीक है, अब ये कितना धरातल तक पहुंची है ये मुझे अभी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो इंटरनेट पर पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़ना नहीं समझ पाते हैं पढ़कर तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए बात करते हैं इसकी शुरुआत 25 जनवरी 2015 को, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। इसी के साथ बात करना होगा हमें अगली योजना के बारे में। अगली योजना है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य योजना की बात करते हैं। मृदा मतलब होता है दोस्तों मिट्टी की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य योजना की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को। तो इसकी शुरुआत हुई थी 19 जनवरी की बात
19 फरवरी 2015 की बात करते हैं, तो 19 फरवरी 2015 की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मिट्टी की जांच के लिए सूरतगढ़ राजस्थान से प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, सॉरी हाँ, मिट्टी की जांच के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो मिट्टी की जांच के लिए कि कितनी गुणवत्ता युक्त तो मिट्टी है जिससे वहां पर कितना अच्छा उत्पादन हो सकता है, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। और कहां से की गई थी? तो सूरतगढ़ से की गई थी और राजस्थान के सूरतगढ़ से की गई थी। प्रधानमंत्री ने इस योजना को लॉन्च किया था। वैसे तो सभी योजनाओं को प्रधानमंत्री ही हमारे करते हैं। जब से हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए ना, तब से बच्चे बच्चे जानने लगे हैं कि प्रधानमंत्री भी कोई होते हैं। ठीक है, इंटरनेट से लेकर आप देखते हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर तरह, प्रिंट मीडिया, हर जगह क्या होता है, मोदी जी आते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से बच्चे बच्चे जानने लगे हैं कि मोदी योगी ऐसे भी कोई होते हैं। मतलब पहले तो लोगों को ये नहीं पता होता था कि कौन हमारा प्रधानमंत्री है, कौन हमारा मुख्यमंत्री है। अब लेकिन हर व्यक्ति को पता है। अब कोई भी गलती होती है तो व्यक्ति बोलता है सीधा मोदी जी को, अगर कोई भी मिस्टेक्स होती है और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है सीधा योगी जी को बोलता है मुख्यमंत्री। अब कोई किसी को बोलता ही नहीं है। पहले क्या होता था, लोग आईएएस आईपीएस, ठीक है, और अधिकारियों को बोलते थे या किसी वो ऐसे मंत्री को बोलते थे। लेकिन अब क्या है, सीधा प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं हमारे देश में। सीधा प्रधानमंत्री को, अगर कोई भी परिघटनाएं होती हैं, बोलते हैं मोदी जी ने सब किया है, मोदी जी ने ही किया है और मोदी जी को ही बोलना चाहिए। और कुछ बोलते हैं योगी जी ने ही किया है, योगी जी को ही ऐसा करना चाहिए। अब सीधा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कोई नीचे आता ही नहीं है। अगर उससे भी बड़ा पद कोई होता है ना, तो वहां पर लोग नाम लेते हैं कि उस व्यक्ति को बोलना चाहिए और किसी व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो है डिसेंट्रलाइज है, जहां पर हर एक व्यक्ति को अपना अपना काम दिया गया है। लेकिन आप देखते भी तो हैं, जहां पर ही देखो वहीं पर मोदी जी योगी जी आ जाते हैं। ठीक है, तो लोग करें ही क्या करें? जो हमारे मंत्री होते हैं आज तक तो वही नहीं पता चल पाता उनका काम क्या है, वो खुद ही नहीं समझ पाते मेरा काम क्या है, उनका 5 साल ऐसे ही बीत जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें हैं। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं तो 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य था छोटे उद्योगों को लोन देना। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के लोन थे, 3 प्रकार के। एक तो शिशु की बात करते हैं, शिशु लोन था, दूसरा किशोर लोन था और तीसरा तरुण लोन था। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के लोन थे। जो जिसको भी जैसा लोन चाहिए, 50,000 तक के लोन चाहिए तो शिशु लोन, और 50,000 के ऊपर 5 लाख तक लोन लेना चाहता है तो किशोर लोन, और उससे ऊपर लोन लेना चाहता है तो तरुण लोन ले सकता है और अपने उद्योग धंधों को शुरू कर सकता है। जो कि भारत सरकार की सफल योजना मैं इसे मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया भी है। ये भारत सरकार की कहीं ना कहीं सफल योजना है दोस्तों, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बढ़ते हैं आगे हम। उज्ज्वला योजना, एक योजना ये भी है भारत सरकार की जो कि बहुत ज्यादा सफल रही है और हर लोगों तक क्या है, हर व्यक्ति तक कहीं ना कहीं गैस पहुंचा हुआ है। लेकिन बस ये है, प्रधानमंत्री ने सफल योजना तो इसे बनाई है, लेकिन क्या है कि लोग एक बार खरीदने के बाद दोबारा भरवा नहीं पाए। बहुत सारे लोग तो कभी भरवा ही नहीं पाए, एक ही बार उन लोगों ने भरवाया। एक ही बार भरवाया, क्या भराया मिला था उस समय, खूब यूज किए। उसके बाद जब दोबारा भराने की बात आई तो मार्केट में गए कि भैया गैस कितने की है एजेंसी पर, तो एजेंसी वाला बोलता है कि भैया 1100-1200 का है, बाद में सब्सिडी आ जाएगी, तुम्हारे कुछ पैसे वापस आ जाएंगे। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि भरा लिया, कुछ लोगों ने वापस चले गए, बोले कि यार 11-1200 है ही नहीं। आप सोचिए कि एक जनरल पर्सन के लिए 11-1200 कहाँ इतना ज्यादा हो जाता है कि वो गैस भराएगा। ठीक है, वो सोचेगा एक काम करते हैं, पहले भी लकड़ी में काम चलता था, आज भी लकड़ी में काम चलाएंगे, गैस को रखा रहने दीजिए, जब कभी सस्ता होगा तब भरा लेंगे। ठीक है, या तो फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, पैसा जुटाता है और जुटाने के बाद क्या होता है, गैस भरवाता है। पहले वो सोचता था सब्सिडी आ जाएगी, अब सब्सिडी भी नहीं आती है, और फिर उसे तब यूज करता है कोई रिश्तेदार आ गया, कोई नातेदार आ गया, कोई बहुत अच्छा जान पहचान के आ गया, कभी जल्दबाजी हुई तब वो गैस का इस्तेमाल करता है, नहीं तो नहीं करता है। वो अपना चूल्हे वाला इस्तेमाल फिर से करता है। वो अपने पारंपरिक चीजों से ही खुश है, क्योंकि उसे पता है कि गैस भराना मुश्किल है, गैस भराना बहुत मुश्किल है। गैस भराना और चांद पर जाना समझ लो इतना ही मुश्किल है कहीं ना कहीं एक जनरल पर्सन के लिए। एक जनरल पर्सन के लिए आप समझिए, कभी आप जाइए, थोड़ा से घूमा करें। आप लोग क्या करते हैं, केवल और केवल घरों में रहते हैं। अगर घूमने भी जाएंगे तो कभी मार्केट जाएंगे या तो कभी मॉल जाएंगे, जहां पर सब स्वर्णकाल चलता रहता है, जहां पर सब अच्छे से जी रहे हैं,
आप पिज्जा वाले की दुकान पर जाएंगे जहां एक से एक एंजॉय कर रहे हैं, आपको लगता है कि भारत में सब कुछ एकदम बढ़िया से चल रहा है। ठीक है, कभी आप वहां भी तो जाइए जहां समस्याएं हैं, कभी आप जाइए ऐसे ही चले जाइए, घूमने चले जाइए कि देखिए कि किस तरह का हमारा देश है, कहाँ पर किस तरह की चीजें हो रही हैं। हमेशा एक ही अच्छी अच्छी चीजें ही मत देखिए, कभी बुरा भी चीजें देखिए तो आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मैं तो कभी कभी निकल लेता हूँ, कभी कभी मैं पैदल ही निकल लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा आभास होता है कि देखना चाहिए एक बार, केवल और केवल ऐसे ही आसपास नहीं जहां पर सब कुछ हो, कि जहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है वही नहीं, बल्कि वहां भी हम जाते हैं जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जाना चाहिए। तो बात करते हैं उज्ज्वला योजना के बारे में, बात करते हैं। तो उजाला योजना नहीं है, चलिए एक उज्ज्वला योजना इसी तरह में होगी, आगे होगी, चलिए कोई कोई बात नहीं है। मैंने उज्ज्वला योजना के बारे में आपको बता दिया, 1 मिनट में देख लेता हूं। अगर उज्ज्वला योजना यहाँ पर होगी, 1 मिनट दोस्तों, तो मैं उसी के बारे में बता रहा था, तो शायद अगर, हाँ चलो पहले मैं इसी के बारे में बता रहा था, तो इसी के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ाऊंगा बातों को। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को। तो ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को। इसका मुख्य उद्देश्य था हर व्यक्ति को एक तरह से एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। तो हर व्यक्ति को, जो भारत देश का नागरिक है, उसे क्या मिलना चाहिए कि एक तरह से एलपीजी गैस कनेक्शन मिलना चाहिए, ताकि वो आराम से घर पर खाना बना सके। और जो एक तरह से चूल्हा वगैरह बनाता है, जो उसके आंखों में दर्द होता है, उसको प्रॉब्लम्स होती है, उसे खांसी आती है, ऐसे तमाम तरह की जो बीमारियां होती है, उस बीमारियों से निजात दिलाया जा सके। लेकिन क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था किया कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मतलब जो गैस भराने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार ने किया भराने के लिए? तो सबके लिए एक ही रूल लागू कर दिया। अब सरकार को यहाँ क्या करना चाहिए था, 2-3 कैटेगरी बना देना चाहिए था। एक सबसे निम्न वर्ग के लोग जो हैं, उनके लिए गैस का कुछ क्राइटेरिया ही कर देना चाहिए, भैया तुम 400-500 में गैस ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो थोड़ा से मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गैस वैस भरा लेते हैं, भरा सकते हैं, जो हमेशा गैस में ही बनाते हैं खाना, तो उनके लिए क्या है 700-800 कर देना चाहिए। जो थोड़ा से हाई लेवल के हैं, जो बढ़िया ठीक ठाक है, तो उनके लिए 1100-1200 कर देना चाहिए था सरकार को। अगर मुझे लगता है कि इस कैटेगरी से सरकार चलाती उज्ज्वला योजना को और एलपीजी गैस को जो लोगों को दी है, और इसी योजना से सरकार अगर काम करती या इसी तरीके से सरकार काम करती, तो कहीं ना कहीं पूरा देश जो बहुत ही हैप्पी रहता, और हर हमारे देश की जो महिलाएं हैं वे बहुत हैप्पी रहती कि वाकई में प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है। मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए था, लेकिन अब सरकार भी नहीं सोच पाती कई बार क्या करें। तो 1 मई 2016 की इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका उद्देश्य था दोस्तों कि एलपीजी गैस कनेक्शन को उपलब्ध कराना हर एक व्यक्ति को, यानी कि हर एक परिवार को। कहीं ना कहीं ये बातें कही गई थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उसी योजना के बारे में जिसके बारे में हम बात करने वाले थे। आइए अब समझ लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं उजाला योजना के बारे में। उजाला योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2015 को। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2015 को, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सस्ती दर पर एलईडी उपलब्ध कराना। जो हमारी एलईडी बल्ब होती है ना, जो हमारी एलईडी बल्ब होती है उसको सस्ते दर पर उपलब्ध कराना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है दोस्तों उजाला योजना का। ठीक है, तो 1 मई 2015 की इसकी शुरुआत की गई थी। अब है अटल पेंशन योजना। ठीक है, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के नाम पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो अटल पेंशन योजना की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 9 मई 2015 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बुजुर्गों के लिए, यानी कि जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं उन्हें पेंशन देने की बात कही गई थी, जो कि सरकार ने सही काम किया था अटल योजना के थ्रू की। जो वृद्ध वर्ग के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से मिनिमम राशि मिलनी चाहिए, जिससे वे अपने जीवन को यापन कर सके। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। 9 मई 2015 को की गई थी, ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 9 मई 2015 को। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 9 मई 2015 को। और इसका उद्देश्य था दोस्तों 18 से 70 वर्ष के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, कहीं ना कहीं था दोस्तों। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के में ये कहा गया था कि भैया आप कोई भी योजना आप कोई बीमा वगैरह ले लीजिए, और जब 70 साल के आप हो जाएंगे तो आपको पेंशन के रूप में हम देंगे। सरकार ने कहा था कि आप बीमा करवा लीजिए, कुछ प्रीमियम आप भर दीजिएगा, कुछ प्रीमियम हम भर देंगे कहीं ना कहीं। और जिससे क्या होगा कि जब आप 70 साल के हो जाएंगे
तो फिर क्या होगा कि आपको पेंशन के रूप में हम देंगे, क्योंकि वैसे क्या होता है सरकार को पेंशन अलग से देना पड़ता है। ठीक है, जिसका कोई बीमा नहीं है तो प्रधानमंत्री वृद्ध योजना, आपने अटल योजना देख ही लिया है ना, ये अटल पेंशन योजना में जो बुजुर्ग वर्ग के लोग होते हैं उन्हें पेंशन दिया जाता है, जो सरकार के ऊपर कई बार वित्तीय बोझ बन जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से सरकार ने कहा कि एक काम कर देते हैं कि पहले जब लोग जवान रहते हैं, जब कमाते हैं, पैसे को उड़ाते हैं, तो उस समय उन्हें बोल देते हैं कि कुछ पैसे वे जमा कर दें, ताकि भविष्य में जब वे वृद्ध हो जाएंगे उनका कोई साथ नहीं देगा तो सरकार उनका साथ देगी, क्योंकि पैसा उन्होंने जमा किया हुआ है तो सरकार उन्हें थोड़ा मिनिमम राशि देती रहेगी, जिससे उनका जीवन अच्छे से चलता रहेगा जब तक वे जिएंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। फिर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। इसमें कहा गया कि भैया जो गरीब वर्ग के लोग हैं और जो वंचित वर्ग के लोग हैं वे क्या करें, अपना बीमा करवा लें। 18 से 50 वर्ष तक के जो लोग हैं वे लोग इस बीमा का लाभ उठा सकते हैं, मतलब इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें भी कहा गया था कि कुछ प्रीमियम आप भर दीजिएगा, कुछ प्रीमियम हम भर देंगे और भविष्य में आपका हम सहयोग कर देंगे। कहीं ना कहीं ये सरकार की योजना थी दोस्तों। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब अगली बात करते हैं, तो अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना है दोस्तों। और इस योजना में क्या कहा गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना में, इस योजना में कहा गया था कि मोदी जी ने कहा था देखो सबको घर मिलेगा, लेकिन घर फ्री में नहीं मिलेगा। घर मिलेगा आपको फ्री में नहीं, बल्कि जो घर 10 लाख का है वो आपको 6-7 लाख में, 5 लाख में हम दे देंगे, आधे दाम पे हम दे देंगे। तो ये भी ठीक रही सरकार की योजना। लेकिन मेरे जानने वाले कई लोगों ने फॉर्म तो भरा था और पैसे भी जमा किए थे, लेकिन उन्हें घर नहीं मिला, फिर बाद में पैसा वापस आ गया था। ठीक है, अभी मत सोचिए कि पैसा उन्हें नहीं मिला था। मैंने कई लोगों को मैं जानता हूँ, ठीक है, तो मेरे जानने वाले थे कई लोग, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने हमें बताया था कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म फिल किया था और कुछ पैसे जमा करना था, हमने जमा भी कर दिया। लेकिन अब घर मिलने की बात आई तो घर मिला नहीं, बल्कि फिर क्या हो गया, उसके दर पर उनका पैसा वापस रिटर्न आ गया। तो इस तरह एक तरह से अगर देखा जाए तो सही भी और गलत भी है। पैसा वापस आना क्या मतलब है, घर देना चाहिए था, क्योंकि क्या है कि अब आपका 60-70 हजार लिया गया, 1-2 साल बाद वापस किया गया। आप सोचो अगर वो बैंक में भी रखता तो कम से कम 2-4 हजार बढ़ ही जाता। अब उसका वही जितना उसने जमा किया था वही वापस आ गया, सरकार ने अपना काम कर लिया और उसके बाद उसका पैसा वापस आ गया। तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसी चीजों से। ठीक है, लेकिन और बहुत सारे लोगों को मिला भी है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिला। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि एक भी प्राणी नहीं पाया हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को मिला भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर मिला भी है, घर क्या फ्लैट मिला है बढ़िया से। तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सबको आवास उपलब्ध कराना। मोदी जी ने कहा था सबको हम घर दिलाएंगे, तुम सब चिंता मत करो, लेकिन घर फ्री में नहीं देंगे, थोड़ा बहुत पैसा तो लेंगे ही। ठीक है, तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब है स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं। मतलब इसको तो आपने खूब सुना होगा कि अब हमारा देश जो होगा हमारे देश के हर एक शहर कहते होंगे हाईटेक शहर होंगे, जहां पर एकदम पूरी दुनिया समझ लो कि इतना बेहतर होगा कि एक बार इंटर करने के बाद मानो कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हम स्वर्ग में एक तरह से आ चुके हैं। ठीक है, प्रवेश कर चुके हैं, इस तरह की बात कही गई थी जब इस योजना की शुरुआत की गई थी। बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ था। ठीक है, मुझे याद है कि 2015 में मुझे ऐसा लग रहा था 2015 में कि बहुत जल्द ही ऐसा होने वाला है कि स्वर्ण काल आने वाला है। मतलब कि एक तरह से इतना बेहतर जो शहर होंगे बन जाएंगे कि उसमें प्रवेश